नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया है। मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया है। मतदाताओं का फैसला ईवीएम में बंद है। अब किस पार्टी की किस्मत का ताला खुलेगा ये 8 तारीख को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। तब तक अटकलबाजियों का बाजार गर्म रहेगा। एग्जिट पोल आप तक पहुंचते रहेंगे, किसकी सरकार बनेगी अनुमान आप तक पहुंचते रहेंगे। हम भी आज ऐसी ही अटकलबाजी आपके बीच लेकर आए हैं। हम चर्चा करेंगे दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट में शामिल 11 विधानसभा सीटों की। अगर हम जिलों की बात करते हैं तो इसमें 3 जिले आते हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम जिला। इन्हीं जिलों पर क्या संभावनाएं रह सकती हैं, क्या अनुमान रह सकता है, किस पार्टी का उम्मीदवार जीत सकता है, इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। फिलहाल हम आपको एक चीज बता दें कि आप इसे एनजेपी का एग्जिट पोल कह सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से फिलहाल ये अनुमान है। हमारा एग्जिट पोल कल या उसके बाद आने वाली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अब वोटिंग के बाद हम सिर्फ चर्चाएं कर रहे हैं, क्या कुछ फैसला हो सकता है। अब शुरुआत हम करते हैं पूरे अहिरवाल में क्या कुछ रहने वाला है इस मुद्दे से। सर, आज वोटिंग संपन्न हो चुकी है, मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया है, तो पूरे अहिरवाल की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ रहने वाला है। आज से पहले क्या तस्वीर थी और आज वोटिंग के बाद ऐसा कुछ हुआ है कि तस्वीर बदली हो। कोमल, आप पूरे अहिरवाल की बात कर रही हैं। अहिरवाल के जो 3 जिले हैं आपने नाम लिए, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। इसमें जो मेरा आज मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर बढ़त हासिल करती दिख रही है। 1 सीट पर कांग्रेस बढ़त हासिल करती दिख रही है। तो ये 5 सीट हो गई। जो शेष 6 सीटें हैं वहाँ पर कांटे का मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। इन 6 सीटों में से 3-3 का मैच भी हो सकता है, 4-2 का भी हो सकता है, और 6 की 6 सीटें एक तरफ भी जा सकती है। कुछ भी हो सकता है। बहुत कड़ा मुकाबला है इन 6 सीटों पर। जो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों में आज मतदान के बाद ऐसा है कि किसी की परिस्थिति में सुधार हुआ हो या किसी की में थोड़ा सा ऐसे कमजोर हुई हो किसी का चुनाव। कोमल, कुछ सीटें ऐसी है जहां भाजपा कमजोर होती नजर आई है और कुछ सीटें ऐसी है जहां भाजपा ताकतवर होती नजर आई है। तो तभी तो मैं कांटे के मुकाबले बन गए हैं। जैसे रेवाड़ी में भाजपा ने मुकाबले को कांटे का बना दिया है। जो कोसली में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी, मुझे लग रहा था, एक तरफा बढ़त की ओर बढ़ रही है, तो जगदीश यादव मुकाबले में आते नजर आ रहे हैं, इसलिए वहां मैं कांटे का मुकाबला बता रहा हूँ। बावल में पहले से ही हम मान रहे थे मुकाबला कांटे का है, आज भी हम कह रहे हैं बावल में कांटे का मुकाबला है। महेंद्रगढ़ में कांग्रेस अपनी स्थिति सुधारती हुई नजर आ रही है, इसलिए हम महेंद्रगढ़ को जो है थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट करते हुए कांग्रेस की तरफ हम मान सकते हैं। तो ये बात है, कई सीटों पर, कुछ सीटों पर, कई नहीं, कुछ सीटों पर भाजपा ने सुधार किया है, कुछ सीटों पर कांग्रेस ने सुधार किया है। अब हम जिले वाइज बात करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं रेवाड़ी से। यहाँ के जो बूथ है, पोलिंग बूथ, उन पर हम खुद जाकर आए हैं, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। रेवाड़ी जिले में जो 3 विधानसभा सीटें पड़ती है, रेवाड़ी, कोसली और बावल, यहाँ पे क्या कुछ रह सकता है। शुरुआत रेवाड़ी से करते हैं, जहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार है चिरंजीव राव, वही विधायक भी थे, और भाजपा की तरफ से लक्ष्मण यादव है, आम आदमी पार्टी की तरफ से सतीश यादव, और निर्दलीय चुनावी मैदान में है सन्नी यादव। इन चारों के बीच क्या समीकरण है अब वोटिंग के बाद। कोमल, अब हम ना तो हमारे कहने से किसी की स्थिति बदलने वाली है और ना हम पहले ही ऐसा कहा कि किसी की स्थिति पर कोई विपरीत असर पड़े और हमारे कहने से किसी को राजनीतिक रूप से नुकसान हो, इसलिए हमने हमेशा सावधानी बरती है। लेकिन आज कुछ चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट हुई है। रेवाड़ी में हम पहले सतीश यादव को मान रहे थे कि वो जीत भी सकते हैं। आज मुझे लग रहा है कि मुकाबला तो त्रिकोणीय है, लेकिन कोई बड़ा चमत्कार ही सतीश यादव को मुकाबले में प्रथम स्थान पर ला सकता है। अन्यथा मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मुकाबला चिरंजीव राव और लक्ष्मण यादव के बीच ही सिमटता दिख रहा है जो मुझे। तो यहाँ पर जो अब त्रिकोणीय मुकाबला तो होगा, और सन्नी यादव मुझे नहीं लगता कि वो रेस में कहीं टिक पाएंगे। भाजपा और कांग्रेस के बीच अब यहाँ कांटे की टक्कर है। हाँ, भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। और कल तक हम जो है पूरे के पूरे आपके सामने और स्थिति स्पष्ट कर देंगे। आज हम यही कह सकते हैं कि रेवाड़ी जिले की जो 3 सीटें हैं, रेवाड़ी विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, तो रेवाड़ी विधानसभा को हम कांटे का मुकाबला कह सकते हैं। यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला। और बावल में क्या कुछ रहने वाला है। बावल में भी कोमल, भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर किशन कुमार ने काफ़ी अपनी स्थिति को सुधार किया है, लेकिन डॉक्टर ML रंगा जो कांग्रेस के उम्मीदवार, उन्होंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। और डॉक्टर रंगा की विनम्रता, वो कई गांवों में हमने देखा कि वो डॉक्टर रंगा की विनम्रता की चर्चा है।
दूसरी ओर राव इंद्रजीत की मूंछों की लड़ाई की भी चर्चा है। राव इंद्रजीत के नाम पर भी बहुत ज़्यादा संख्या में वोटर जो है हमको ऐसे मिले जो डॉक्टर कृष्ण कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब हम खोल साइड में देखते हैं तो थोड़ा सा अपर हैंड हमको नजर आता है डॉक्टर कृष्ण कुमार का। जब बावल बेल्ट की तरफ देखते हैं तो थोड़ा सा अपर हैंड डॉक्टर रंगा का नजर आता है। तो इसलिए हम इसको बंद मुट्ठी रखें। ये राव इंद्रजीत की आपने बात करी, आए तो एमएल रंगा के समर्थन में दीपेंद्र हुड्डा भी थे, तो हुड्डा फैक्टर भी काम कर रहा होगा ना इंद्रजीत फैक्टर के सामने। यहाँ दोनों चीजें काम कर रही है। आपका बिल्कुल जायज सवाल है। दीपेंद्र हुड्डा जितनी बार यहाँ आए हैं उतनी बार राव इंद्रजीत ने अटैक किया है कि आपको रोहतक की चौधर चाहिए। एक तरह से उनका कहने का यही है, ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए। वो ये बताते रहे राव इंद्रजीत भी और दूसरे बीजेपी के नेता भी कि आपकी दी हुई वोट की ताकत, अगर डॉक्टर रंगा जीतते हैं या कांग्रेसी उम्मीदवार जीतते हैं तो वो रोहतक को मजबूत करेंगे, जबकि दूसरे उम्मीदवार यहाँ के जीतते हैं तो वो जो है यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मजबूत करेंगे, राव इंद्रजीत को मजबूत करेंगे। ये बात समझाने में कामयाब हुई। अभी कोसली की बात करते हैं। कोसली में कांग्रेस की तरफ से जगदीश यादव है और भाजपा की तरफ से अनिल डहीना नया चेहरा है। वो वहां पर क्या कुछ है सीन? कोमल, जैसे नया चेहरा बावल में राव इंद्रजीत के कहने से पार्टी ने उतारा, डॉक्टर कृष्ण कुमार को टिकट दी, ऐसे ही कोसली में भी बिल्कुल नया चेहरा राव इंद्रजीत के कहने से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। तो अनिल डहीना को डहीना बेल्ट में, जब हम डहीना ब्लॉक कह सकते हैं, बहुत अच्छा समर्थन मिला है। ये जो डहीना और आसपास के गांव हैं इनमें एक तरफा सा समर्थन हमको लग रहा है। लेकिन डहीना से थोड़ा सा निकलते ही जगदीश यादव की गाड़ी चलती दिखती है, वो ब्रेक लगाती है अनिल डहीना की गाड़ी को। और जब हम नाहड़ बेल्ट में जाते हैं तो कई गांव ऐसे हैं वहाँ जगदीश यादव को एक तरफा समर्थन मिल रहा है। इसलिए हम सबको मिला करके कंक्लूजन पर अगर हम पहुँचेंगे तो बड़ा कड़ा मुकाबला जो है वहाँ हुआ है। इस बार इस मुकाबले में से कौन बाजी मारेगा, बहुत कम अंतर की हार जीत होगी जो यहाँ कोसली में। तो रेवाड़ी जिले की तीनों सीटों के बारे में हम अगर ये कहें कि कौन जीतेगा कौन हारेगा तो बिल्कुल ही सही नहीं होगा। कम से कम तब तक तो सही नहीं होगा जब तक सारे गांवों का आंकड़ा हमारे पास नहीं आ जाए, सारे गांवों से रिपोर्ट नहीं आ जाए, और इसमें थोड़ा समय लगेगा। आज के दिन जो फीडबैक हमको मिला है वो ये है कि कोसली, बावल और रेवाड़ी तीनों पर ही कांटे के मुकाबले हैं। कोसली में एक और चर्चा काफी दिन से चल रही है जब से टिकट मिली है जगदीश यादव को, कि जो राव यादवेंद्र के समर्थक थे वो इंद्रजीत के साथ अब मिल गए हैं। इन दोनों भाइयों के मिल जाने से अनिल डहीना के चुनाव में कितना अच्छा हुआ है? वो कोमल, आप देखेंगे वहाँ किसी ने मुझसे एक बात कही, बहुत काम की बात थी, कि जब दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब 2 वोटों की जीत हुई थी। उस समय दीपेंद्र के साथ यादवेंद्र भी थे, जगदीश यादव भी थे, मनोज कौशलिया भी थे जो अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज कौशलिया किसको नुकसान पहुंचाएंगे ये भी रिजल्ट के समय ही पता चलेगा। तो अब जो है क्या है, अब जो जगदीश यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं, जगदीश यादव के साथ अब मनोज कौशलिया भी नहीं है और अब यादवेंद्र भी नहीं है। यादवेंद्र सीधे तौर पर दूसरे खेमे में और मनोज कौशलिया निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में जगदीश की राह रोकने का तो प्रयास पूरा हुआ है, लेकिन जगदीश यादव को जो कांग्रेस के वोट बैंक है उसका फायदा है, अनुसूचित जाति वोट बैंक है, जाट समुदाय का एक तरफा उनको समर्थन। विक्रम सिंह ठेकेदार भी कांग्रेस में आ गए हैं, उससे फर्क पड़ा है? अंतिम दिनों में आए उसका भी हम जब तक कह रहे थे कि कोसली में अनिल यादव काफी बढ़त बना रहे थे, जो मैं भाजपा की बात कर रहा था, जो आप पूछ रहे थे कि कुछ परिस्थितियां बदली भी, तो परिस्थितियां बदली है। विक्रम यादव आए हैं, मड़िया जो जिला पार्षद हैं वो उनके समर्थन में आए जगदीश यादव के, तो उससे कुछ सुधार जगदीश यादव की स्थिति में हुआ है। लेकिन ये कितना हो पाए ये मतगणना के समय ही पता लग पाएगा। जो तो यहाँ पर भी आप कांटे की टक्कर पे फिलहाल, हाँ, कांटे की टक्कर जो। चलिए अब गुरुग्राम जिले की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं गुड़गांव सीट से। वहां पर क्या कुछ है? भाजपा की तरफ से मुकेश शर्मा है और कांग्रेस की तरफ से मोहित ग्रोवर है और निर्दलीय चुनावी मैदान में है नवीन गोयल। तो वहां पर इन तीनों के बीच क्या समीकरण रहने वाले हैं? क्या तीनों ही फाइट में है? कोमल, अगर हम एक अनुमान बताएं कि कौन जीत सकता है तो मेरे विचार से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुकेश शर्मा की स्थिति मजबूत है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से, अटकलबाजी की दृष्टि से कहें तो वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। नवीन गोयल ने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के उन्होंने चुनाव लड़ा है, अच्छा चुनाव लड़ा है। कांग्रेस से मोहित ग्रोवर ने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। ये किंतु परंतु पर निर्भर हो गया चुनाव। अगर नवीन गोयल ने
अनुसूचित जाति के वोट बैंक में सेंध लगाई होगी, जो कमजोर वर्ग जो कांग्रेस का वोट बैंक है उसमें सेंध लगाई होगी ज़्यादा, तो कांग्रेस के उम्मीदवार को नुकसान होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नवीन गोयल ने इस खेमे में, अनुसूचित जाति खेमे में सेंध लगाई है जो। तो इससे मैं मान रहा हूँ कि जितना अनुसूचित जाति का वोट जो है वो उस तरफ गया होगा, जो नवीन गोयल की तरफ, उसका फायदा जो है मुकेश शर्मा को हुआ होगा। दूसरी बात है, मुकेश शर्मा को जो भाजपा का परंपरागत वोट है, अगर नवीन गोयल ने उसमें ज़्यादा सेंध लगा ली, वैसे समाज उनकी तरफ एक तरफा झुक गया है, तो मुकेश शर्मा को भी नुकसान हो सकता है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के मोहित ग्रोवर चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन मुझे आपको एक नाम बताना था, मुझे लगता है मुकेश शर्मा मजबूत स्थिति में। चलिए, अब अगर हम बादशाहपुर की बात करते हैं तो राव नरवीर भाजपा से हैं, कांग्रेस से हैं वर्धन यादव और निर्दलीय है कुमुदनी यादव, राकेश दौलताबाद की वाइफ। वहां पर क्या कुछ है माहौल फिलहाल? कोमल, बादशाहपुर की स्थिति पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मानी जा रही है और ऐसा लग रहा है कि राव नरवीर सिंह की ये सीट आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि वहाँ जो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट जो माना जा रहा था जाट कम्युनिटी का, वो कुमुदनी को भी गया है और यही वर्धन यादव को काफ़ी नुकसान होता दिख रहा है। बाकी तो राजनीति में चमत्कार भी होते हैं, अगर जाट कम्युनिटी का वोट थोक के भाव वर्धन की तरफ गया होगा तो राव नरवीर सिंह की मुश्किल बढ़ सकती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा। हम ये कह सकते हैं कि बादशाहपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और अगर हम पटौदी की बात करते हैं तो पटौदी की बात करते हैं तो वहाँ बिमला चौधरी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं और वो पहले 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, तब चुनाव जीत गई थी। 2019 में उनको टिकट नहीं मिला। इस बार उनके प्रति लोगों में सिंपैथी भी है, उनका पहले का काम भी बोल रहा है, राव इंद्रजीत का आशीर्वाद भी उनके साथ है, भाजपा का कैडर का वोट भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने परल चौधरी को उतारा है, लेकिन परल चौधरी को उतना अनुभव नहीं था चुनाव लड़ने का जितना बिमला चौधरी को था। तो मेरा ये मानना है कि पटौदी, गुरुग्राम और बादशाहपुर, ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बिमला चौधरी का चुनाव भी बहुत आसान माना जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि वो काफ़ी अंतर से चुनाव जीतेंगी। जो अगर हम सोहना की बात करते हैं तो वहां पर किसके पक्ष में माहौल है? कोमल, सोहना में कल तक जो बातें थी वो रोहतास खटाना का एक तरफा मैच माना जा रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां इसलिए बदली कि वहाँ पर जावेद जो मुस्लिम कम्युनिटी से उम्मीदवार है और एक तरफा मुस्लिम का वोट जो है, एक तरफा तो नहीं कहेंगे, मतलब मुस्लिम समुदाय का बड़ा वोट बैंक उनकी तरफ जाता दिख रहा है और इसका नुकसान कांग्रेस के उम्मीदवार को हो सकता है। इसलिए जो पहले हम बोलते थे कि सोहना में कांग्रेस एक तरफा जीत दर्ज करेगी, अब हम इस सीट को कांटे की सीट की श्रेणी में रख रहे हैं। वहाँ रोहतास खटाना और भारतीय जनता पार्टी के तेजपाल तंवर के बीच कांटे का मुकाबला है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपर हैंड माने तो रोहतास खटाना को मजबूत स्थिति में आज भी हम कह सकते हैं, लेकिन मैं इस सीट को जो है निष्कर्ष के रूप में कांटे के मुकाबले में रखना चाहूँगा। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटों पर, तो वो कंक्लूजन आप क्या देंगे? कितनी सीटें किस पार्टी के पक्ष? 3 भारतीय जनता पार्टी को मैं जाती हुई देख रहा हूँ और 1 सीट पर कांटे का मुकाबला देख रहा हूँ, जहाँ कुछ भी हो सकता है। वहाँ निर्दलीय भी मजबूत है, भाजपा भी मजबूत है और कांग्रेस भी मजबूत है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस और भाजपा के बीच ही टक्कर रहेगी। जो अब बढ़ते हैं महेंद्रगढ़ जिले की तरफ, शुरुआत करते हैं अटेली से। अटेली हॉट सीट बन गई है क्योंकि राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव वहां से चुनाव लड़ रही है। उनके सामने नीता यादव है कांग्रेस से और बसपा से अतरलाल ठाकुर अतरलाल चुनावी मैदान में है। तो वहां पर क्या समीकरण है इन सब के बीच? कोमल, आप अटेली की बात कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले में अटेली में भाजपा की उम्मीदवार आरती राव चुनाव जीत रही है, ऐसा मेरा मानना है। और इस जीत की वजह यह है कि जो बड़ा चेहरा है, राव इंद्रजीत की बेटी है, राव वीरेंद्र की पोती है, तो शुरुआत में आलोचना होती है कि ये यहाँ रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। इन सब बातों का आरती राव ने बहुत स्पष्ट से जवाब दे दिया है। तो वहाँ पर मेरा मानना है कि आरती राव चुनाव जीतने जा रही है। हालांकि जीत का बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसा अंतर नहीं होगा कि जो चौंका सके, लेकिन आरती राव चुनाव जीत सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ठाकुर अतरलाल ने भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है और अनीता यादव ने भी, लेकिन उनका चुनाव इसलिए मुझे थोड़ा फीका पड़ता दिख रहा है। हालांकि कोई से भी चमत्कार कर सकते हैं, मैं उनको आउट ऑफ रेस नहीं कह रहा हूँ। आरती की जीत बता रहा हूँ, लेकिन उन दोनों को भी आउट ऑफ रेस नहीं कह रहा हूँ। त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है अटेली में, लेकिन मेरा जो एक मुझे कोई नाम बताना था अपना अनुमान, तो मुझे लग रहा है आरती सिंह राव वहाँ चुनाव जीत रही है, लेकिन बाकी दोनों ने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। शेष उम्मीदवार आउट ऑफ रेस हुए हैं,
तो अब क्या रहेगा ये उसी दिन पता लगेगा, 8 तारीख को। अब नांगल चौधरी की बात करते हैं। चुनाव की शुरुआत से पहले से भाजपा कह रही है कि ये उनकी सबसे ज्यादा सेफ सीट है। कुछ दिन पहले ऐसे चर्चाएं चलती है कि अब वहां पर खतरा है, कांटे की टक्कर हो गई है। कांग्रेस से वहां पर उम्मीदवार है मंजू चौधरी। वहां पर आज वोटिंग के बाद क्या माहौल है? भाजपा की वो सेफ सीट आज भी सेफ सीट है? कोमल, नांगल चौधरी में मुझे कल तक भी ऐसा लग रहा था कि अभय सिंह यादव, डॉक्टर अभय सिंह यादव किसी न किसी तरह अपनी सीट निकाल लेंगे जो। लेकिन आज मामला मैं कांटे की टक्कर का मान रहा हूं। जिस तरह का मतदान का रुझान वहां से वहां में मिल रहा है, उसमें यह है कि कांटे की टक्कर है दोनों के बीच, वहां कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस की मंजू चौधरी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। असली बात, अहम बात यह है कि उनको यादवों के गांव में वोट मिले हैं। एक किसी समझदार व्यक्ति ने मुझे कहा कि यादवों के 6-7 गांव तो ऐसे हैं वो जो मंजू चौधरी को खुला समर्थन दे रहे हैं, छुप कर नहीं, खुला समर्थन दे रहे हैं। आमतौर पर वहाँ जातीय ध्रुवीकरण की बात करें तो यादव समुदाय डॉक्टर अभय सिंह यादव के पक्ष में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो राव इंद्रजीत के समर्थक हैं वो बिल्कुल जो है डॉक्टर अभय सिंह यादव के साथ नहीं जुटे। उनका समर्थन मंजू चौधरी के साथ रहा है। तो वहां पर राव फैक्टर और एंटी राव फैक्टर काम किया है। हाँ, मंजू चौधरी के पक्ष में। हाँ, मंजू चौधरी के पक्ष में किया है। अब मंजू चौधरी अगर चुनाव जीतती है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वहां राव इंद्रजीत के जो समर्थक थे वो खुल करके मंजू चौधरी के पक्ष में गए, इसी कारण वह चुनाव जीती है। अब फटाफट नारनौल की बात कर लेते हैं। नारनौल में क्या समीकरण है? नारनौल में समीकरण, पहले हम ओपी यादव को एक तरफा मान रहे थे, लेकिन पिछले 5-6 दिन में कांग्रेस के नरेंद्र यादव ने बहुत मजबूती के साथ अपनी स्थिति में सुधार किया है। आज नारनौल का कोई भी व्यक्ति खुलकर ये नहीं कहता कि ओम प्रकाश यादव एक तरफा जीत रहे हैं। हालांकि मैं अपर हैंड अभी भी मान रहा हूँ, लेकिन नरेंद्र यादव ने जिस तरीके से अपनी स्थिति को सुधार किया है उससे हम इसको कांटे की श्रेणी में रख रहे हैं, कांटे की टक्कर की श्रेणी में इस सीट को रख रहे हैं। तो नारनौल में कांटे की टक्कर है। अब बच गई है लास्ट सीट अपनी महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में क्या कुछ फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं और किसके पक्ष में है? कोमल, महेंद्रगढ़ में इस बात का असर हो रहा है कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है और दान सिंह कांग्रेस में एक मजबूत चेहरे हैं। उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नजदीकी माना जाता है। एक यादव समुदाय में ये भी है कि लोकसभा चुनाव में अगर इनका साथ देते तो ये सांसद होते, तो थोड़ी सी सहानुभूति उनके साथ है। तो मुझे ये लग रहा है कि राव दान सिंह की स्थिति वहां पर जो है काफी सुधरी है और वो चुनाव जीत सकते हैं। राव दान सिंह की टक्कर में जो कंवर सिंह है वो नए चेहरे हैं, उनके प्रति किसी तरह की खिलाफत नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं वो उनके खाते में जुड़ सकती है, तो उनको भी हम कह सकते हैं कि पूरे मुकाबले में है, आउट ऑफ रेस नहीं है। और वहाँ पर जो निर्दलीय लड़ रहे हैं संदीप चौधरी, उनकी स्थिति भी मजबूत है। लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले में मेरा ये मानना है कि दान सिंह सेफ जोन में है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है महेंद्रगढ़ का? अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, किसके खाते में कितनी सीट? एक कांग्रेस, एक भाजपा और दो सीटों पर टक्कर, ये निष्कर्ष है जो है महेंद्रगढ़ का जो है। अब ये मेरा आपसे आज का अंतिम सवाल होगा। हम कंक्लूजन की बात करते हैं पूरी अहिरवाल बेल्ट की, तो हरियाणा में जो सत्ता आ रही है उसमें अहिरवाल बेल्ट का क्या योगदान रह सकता है जिस भी पार्टी की सत्ता आ रही है? कोमल, जैसा मैंने कहा कि 6 सीटों पर कांटे की टक्कर है। ये 6 सीट निर्णायक होगी जो है। अगर ये 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती है तो भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता की ओर बढ़ती दिखाई दे सकती है, सत्ता के नज़दीक पहुंच सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के पास कई जिले ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात करें, सोनीपत की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, अंबाला की बात करें। और जो दूसरे दल हैं, आम आदमी पार्टी हो गया, जजपा, बसपा, इनका क्या कुछ है माहौल? इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ करके बाकी पार्टियां कोई विशेष भूमिका नहीं निभा पाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल की कुछ सीटें आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। और हरियाणा में अभी तो मेरा मानना है कि कांग्रेस का अपर हैंड है, कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। लेकिन जो कांग्रेस की सुनामी आंधी की बातें हो रही थी, वो अब कांग्रेस की हवा हम कह सकते हैं कि कांग्रेस सत्ता में रेंग कर आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। जी, धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। आपने सुना कि दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट की 11 विधानसभा सीटों पर क्या कुछ रह सकता है। जाते जाते फिर एक बार बता दें, ये एनजेपी का अनुमान था। एग्जिट पोल आना अभी बाकी है, एग्जिट पोल का आप इंतजार करिए। दोबारा फिर मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।